तो दर्शकों, हिंदू धर्म में विवाह को शुभ व 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख माना जाता है। एक प्रमुख संस्कार माना जाता है जिसमें सिर्फ ना दो व्यक्तियों का मिलन होता है बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। हम अक्सर ऐसा सुनते हुए पाए हैं। तो विवाह संबंध में जो ग्रह गोचर की विशेष भूमिका होती है, विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये बात हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रह गोचर का निरीक्षण किए बिना फलादेश को निर्धारित करना असंभव है, इसका बिना संभव ही नहीं हो सकता। तो ये जो हम फलादेश निकालते हैं, ये ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार निकालते हैं, राशि और नक्षत्र के आधार पर। तो इसी के आधार पर फलादेश निर्धारित किया जाता है। अब जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं वो इसी ग्रह के फलादेश के अनुसार ही होता है, जो भी ग्रह गोचर में इनकी स्थिति बनती है। अब 2025 में हम प्रवेश करने जा ही रहे हैं, तो बहुत से ऐसे जो विवाह योग्य युवक हैं और युवतियां हैं, निश्चित तौर से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है 2025 में विवाह की या विवाह के प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि 2025 में किन राशियों का प्रबल योग बनने जा रहा है। अब जैसे मैंने हमारी जितनी भी सारी वीडियो हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया, जो कि नेचुरल स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, मई से पहले जो ग्रह की स्थिति है वो मई के बाद की जो स्थिति काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दो ग्रह नहीं, पूरे 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है मई में और मार्च में। देखिए 29 मार्च को तो शनि महाराज जी जो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके अलावा मीन राशि में जो राहु गोचर कर रहे हैं वो 18 मई को आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति जो कि मुख्य ग्रह हैं वो आपके वृषभ राशि में, जो भी जिनके भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी 4 ग्रहों की जो ग्रह गोचर में स्थिति परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित तौर से ये जो पूरी कुंडली को 360 डिग्री व्यू में पूरी तरह चेंज कर देंगे। क्योंकि जब भी हम ये जो बड़े बड़े इवेंट्स निर्धारित करते हैं, इसमें 4 ग्रहों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लंबे समय तक न सिर्फ राशि में गोचर करते हैं बल्कि इनका प्रभाव भी लंबे समय तक देखा जा सकता है। विवाह संस्कार में इन दो ग्रह, जिसमें शनि और बृहस्पति के द्वि जो ग्रह है, इनके जो गोचर है, इनकी जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों की दृष्टि अगर आप समझे कि सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रही है, तो विवाह का योग निश्चित तौर से संभव होता है, और कह सकते हैं कि यह विवाह निश्चित तौर से होने जा रहा है। तो ग्रह गोचर जैसे मैंने बताया, जो ट्रांजिट है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो 2025 में पड़ने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि किस युवक युवती का जो है विवाह संभव होगा 2025 में, मई से पहले और मई के बाद। देखिए, जो 12 राशियां हैं उनमें से जो प्रमुख राशियां हैं जिनका मई से पहले योग बन रहा है वो इस प्रकार है, जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है और कुछ हद तक मीन राशि का। हालांकि कर्क राशि का भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमजोर जो है योग बन रहा है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अगर आप मजबूती देंगे तो ये आपका योग और भी ज्यादा प्रबल होगा। इसके अलावा मई के बाद की जो स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है कि जिन अन्य राशियों का जो योग बनेगा वो है मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु और कुंभ राशि है। तुला राशि का इसमें कह सकते हैं कि कुछ कमजोर ही योग बन रहा है, कुछ कह सकते हैं कि चांसेस थोड़े से कह सकते हैं कि कमजोर पड़ रहे हैं अगले साल 2025 में। अब ये मैं आपको पूरे ग्रह गोचर की स्थिति के नाम समझाने जाऊंगी, और साथ ही कुछ आपको मैं उपाय भी बताऊंगी, क्योंकि अगर ये आपकी कुंडली में कुछ कमजोर होकर ग्रह बैठे हैं, साथ ही अगर आपकी ग्रह दशा भी इसको फेवर नहीं कर रही है, तो फिर तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा असंभव हो सकता है विवाह के लिए। अन्यथा अगर आपके जो कुंडली के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति भी शुभ बनी हुई है, साथ ही आपकी जो दशा चल रही है वो भी शुभ बनी हुई है, तो निश्चित तौर से हम मान लीजिए कि 2025 में आपके घर में शनाई बजने वाली है। तो अगर हम समझे तो मई से पहले की जैसे मैंने जो ग्रह बताए हैं उनमें से जो मैंने बताया है वो है वृषभ राशि के। देखिए, बृहस्पति आपके लगन में ही गोचर कर रही हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि स्थिति आपके लिए काफी लंबे समय से चल रही है, और 2025 में आप प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आपको मई से पहले अगर प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और शनि जो है आपके एकादश भाव में, राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे, केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आप चतुर्थ भाव में जो होता है वो सुख का स्थान होता है। विवाह के बाद की जो हमारी जो परिवार शुरुआत होती है, इमीडिएट फैमिली होती है जिसे हम कहते हैं, तो वो भाव माना गया है। अब यहाँ पे केतु का होना निश्चित तौर से आपके एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। एडजस्टमेंट में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको आपकी एक्सपेक्टेशन रह सकती है, जिसमें थोड़ी सी निराशा आपको देखने को मिल सकती है, और ये कुछ केतु आपके जीवन में उठा पटक ला सकता है। तो कहीं ना कहीं माहौल आपके विपरीत रह सकता है, कि जो आप सोच के जा रहे हैं, जो आप सोच के कर रहे हैं, वो उसके विपरीत आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जीवन में अपसेट कर सकता है। तो इसलिए मई के पहले की स्थिति आपके लिए ज्यादा मजबूत बनी हुई है, और मई के पहले अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, जो हमारी अन्य राशि है उसमें कर्क राशि, जैसे मैंने बताया कि कर्क राशि की अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो है आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि सप्तमेश आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके तृतीय भाव में, राहु आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, जिसकी दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है। देखिए, राहु काफी हद तक एक रिस्पॉन्सिबल ग्रह है जो विवाह कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते
जाती हैं। अब यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। यदि आप प्रेम विवाह भी करने जा रही हैं तो निश्चित तौर से ये थोड़ा अनकन्वेंशनल आपके लिए हो सकता है, यानी आपके कुछ आप विपरीत धर्म में या कास्ट में आप ये देख सकते हैं कि राहु इस प्रकार के विवाह बंधन को बांधता है। इसके अलावा सप्तमेश का अष्टम भाव में होना थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष की स्थिति पड़ सकती है, लंबी पड़ सकती है। तो मई के पहले स्थिति अगर जो बृहस्पति है, जो मुख्य ग्रह है, तो ये इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में भी पड़ रही है। तो ये आपके लिए विवाह का जो है एक उत्तम योग तो बना रहे, पर मैंने इसलिए थोड़ा कमजोर इसलिए कहा था क्योंकि देखिए जो बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है वो कर्क राशि है, और सप्तमेश जो है बृहस्पति सप्तमी जो है शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रही है। तो ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए कमजोर बनी हुई है। तो आपको बृहस्पति का उपाय करना है और शनि का उपाय करना है, दोनों को मजबूती आपको देनी है। और क्योंकि मई के बाद की यदि हम समझे स्थिति तो फिर बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, शनि आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और राहु जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और केतु आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा ये आपके परिवार में कुछ एडजस्टमेंट की दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, या परिवार में सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। जो विवाह संस्कार है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर आप कुछ आयोजन कर रहे हैं या कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें भी परिवार की तरफ से भी कुछ कह सकते हैं कमी देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कोई उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है मई के बाद की। मई के पहले की स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनी हुई है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। पर जैसे मैंने बताया है, यदि ग्रह कमजोर होकर बैठे हैं या कमजोर स्थिति में है तो आप उन्हें बल अवश्य दें, सप्तमेश को बल दें और जो बृहस्पति इनको बल दें। अब हम समझेंगे जो अन्य ग्रह वो कन्या राशि के हैं। कन्या राशि हालांकि थोड़ा सा कह सकते हैं कि शिथिल भाव में पड़ी हुई, क्योंकि केतु उनके लगन में गोचर कर रहे हैं और राहु उनके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिरता में कमी लाते हैं और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में व्यक्ति समय लगाता है, असुविधा देखता है, दुविधा देखता है, कंफ्यूजन की स्थिति देखता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है कई बार अवसर से चूक जाता है। अब केतु लगन में बैठने से कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर एक कह सकते हैं कि डिटैचमेंट, कह सकते हैं कि मन उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे दूसरों के साथ इनके जो उठना बैठना, ये कह सकते हैं कि अपना जो एसोसिएशन है उनके साथ भी कंफर्टेबल या कह सकते हैं कि सहज महसूस नहीं करते हैं। तो ये एक वजह होती है कि जिसकी वजह से ये अकेले रहना पसंद करते हैं। केतु कहीं ना कहीं लगन भाव में बैठकर ही इस प्रकार की जो मानसिक स्थिति को उत्पन्न करता है। अब बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव में इनकी दृष्टि केतु पर भी पड़ रही है। अब भाग्यस्थान में आपके जो है जो सप्तमेश गोचर कर रही है, तो निश्चित तौर से एक अच्छा समय आपका चल रहा है आपके विवाह के लिए, विवाह संस्कार के लिए, और कहीं ना कोई बातचीत भी चल रही है तो उसकी भी संभावना है कि वो पूरी हो जाए। पर क्योंकि बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में है और ये फरवरी 4 को ये वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे, मार्गी होंगे, तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एफर्ट अभी इस दौरान अधिक करना पड़ सकता है। लेकिन 4 फरवरी के बाद जो स्थिति काफी स्मूथ रह सकती है, और मई के जैसे मैंने बताया पहले आपके लिए ज्यादा अच्छी स्थिति बनने जा रही है। वक्री से बाहर निकलते ही बृहस्पति की गति तेज होगी और आपके जो भी आपके पेंडिंग काम है विवाह को लेकर या आपके विवाह की जो बातचीत को लेकर, उसमें आप गति देखने को पाएंगे। भाग्यस्थान पे बैठकर बृहस्पति आपका भाग्य का साथ भाग्य को बढ़ाएगा। थोड़ा सा आपको इसको बृहस्पति को बल इसलिए अवश्य देना है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, केतु की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बृहस्पति को बल देना आवश्यक बन जाता है। केतु आपके भीतर आध्यात्म के प्रति रुचि को बढ़ाता है, आप धर्म के प्रति आपकी जागरूकता देखने को मिलती है, जहाँ पे भौतिक सुखों के साथ आपने आपको सहज महसूस नहीं करते, तो थोड़ा इसलिए आपको बृहस्पति का भी उपाय करना है। शनि आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रही हैं, और जब मई की अगर हम बात की स्थिति की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सप्तम भाव में आके शनि ना सिर्फ डिले करते हैं बल्कि बातचीत में भी संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, और बृहस्पति आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था मई से पहले की स्थिति आपके लिए बेहतर है। 4 फरवरी के बाद आपको इसमें गति देखने को मिलेगी, तो बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं आप, जो है आप उनका व्रत रख सकते हैं, उनका बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, जो अन्य ग्रह हैं उसमें वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि की यदि हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और शनि आपके चतुर्थ भाव में, राहु आपके पंचम में, केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रही हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के निश्चित तौर से आपको मदद पूरी करेंगे विवाह संपन्न कराने में या विवाह की बातचीत को पूर्ण करने में। जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में लंबे समय तक रहेंगे, थोड़ा आपको पेशेंस से काम लेना है, थोड़ा बातचीत में आप उतार चढ़ाव जरूर देखेंगे, बातचीत शुरू होगी फिर बंद होगी फिर शुरू होगी, इस प्रकार की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यदि हम समझे तो बृहस्पति
4 फरवरी के बाद आपको एक अच्छी गति दे सकती है। एक विवाह के लिए एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, बातचीत भी सही दिशा में बढ़ेगी और आप देखेंगे कि जो भी आपके बातचीत को लेकर जो भी समस्या है उसका भी निवारण आपको देखने को मिलेगा। परिवार की तरफ से सहयोग देखने को मिलेगा, थोड़ा संघर्ष आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। शनि के कारण चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ आपको कह सकते हैं कि आपको असुविधा देखने को मिल सकती है, पर क्योंकि अब आपको मेहनत करनी है, हिम्मत दिखाना है और दूसरी बात है कि लग्नेश की स्थिति को भी आपको मजबूत करना है। तो जो कि हम कह सकते हैं कि जून तक जो आपके लग्नेश है वो मिथुन व कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि अप्रैल में ये पुनः आपके जो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके नवम भाव में यहाँ पे नीच अवस्था में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट अधिक करनी पड़ सकती है, संयम से काम लेना पड़ सकता है, धैर्य से काम लेना है और तीव्रतापन अधिकतापन नहीं दिखाना है, ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि जब ग्रह गोचर थोड़ा सा कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में बैठे हैं या कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि सब काम निर्विघ्न संपन्न हो, कोई भी बातचीत में कोई बाधा ना हो, तो अपनी तरफ से संयम बनाकर चले और बातचीत के जरिए मैटर को सुलझाने का प्रयास करें। इसके अलावा जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि की यदि हम बात करें तो आपके जो बृहस्पति है नवम मध्यम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और जो आपके लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के लिए थोड़ा सा संघर्ष की इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि आपकी जो 7.5 भी उतरती चल रही है, लास्ट स्टेज है। अब यहाँ पे जो शनि की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, बृहस्पति पंचम भाव में बैठ के आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विवाह में ये थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि मदद कर सकते हैं, आपको सहयोग कर सकती हैं। थोड़ा सा आपका मन भी, आपका विचार भी विवाह के प्रति बदलता हुआ नजर आ सकता है। ये फर्क आपको 4 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। अब मई के बाद की स्थिति अगर आपके लिए समझे तो थोड़ा सा आपके लिए विपरीत हो सकती है। बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे, राहु जो आपके द्वितीय भाव में आएंगे, केतु अष्टम भाव में आएंगे और शनि जो है आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, जो शनि आपके लग्नेश है। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आपके परिवार के साथ कुछ कटुतापन या कुछ डिस्टेंस या कुछ गलतफहमी, इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। अब जिस पार्टी से आप विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं तो वहां से भी कुछ आपको खास सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक बंधन जो बनने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं खींचातानी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मई की स्थिति थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकती है। हालांकि फिर भी अगर हम समझे तो बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठकर तो कहीं ना कहीं आपको विवाह में कुछ कह सकते हैं बाधा उत्पन्न कर सकती है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ बातें आगे के लिए टलती नजर आ सकती है। थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। इसके अलावा अगर मई से पहले की अगर आप बातचीत कर रही हैं तो फरवरी के बाद के जो मैंने बताया 4 फरवरी के बाद समय बहुत बढ़िया है, उसमें आपकी बातचीत भी सही दिशा में जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि आपको बृहस्पति का तो उपाय करना है, साथ ही शनि का भी उपाय आपको करना है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम समझे मई के बाद की जो स्थिति बनने जा रही है जो अन्य ग्रह की, उसमें है आपके मेष राशि है। तो मेष राशि में देखिए जो बृहस्पति है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, द्वितीय भाव से निकल के, हालांकि फिर भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे तृतीय भाव में बैठ के आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा केतु जो है आपके जो है पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा कि शनि यहाँ पे आके द्वादश भाव में बैठ के इनकी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी और आपके नवम भाव में पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। थोड़ा सा आपको मेहनत और एफर्ट अधिक करना पड़ सकता है, संघर्ष किसी देखने को मिल सकती है, पर निश्चित तौर से विजय आपको जरूर मिलेगी। तो मई के पहले की तो थोड़ी बहुत संभावना बनी है, लेकिन मई के बाद की संभावना आपके लिए काफी बढ़िया बनती नजर आ रही है। उसके बाद मिथुन राशि की हम बात करेंगे तो मिथुन राशि जो है आपकी जो बृहस्पति है वो आपके द्वादश भाव में गोचर करें, वो निकल के आपके लगन में आ जाएंगे, जिनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। तो मई के बाद की स्थिति आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी और विवाह संपन्न होने की कह सकते हैं काफी ब्राइट चांसेस है, बहुत ही बढ़िया चांसेस बन रही है। मई के बाद की स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाली है क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तमेश भी है और सप्तमेश होकर आपके लगन में गोचर करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए जो बनने जा रही है, केतु आपके जो है तृतीय भाव में चले जाएंगे, राहु आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो आपके घर के सुख के स्थान पर केतु बैठे हैं तो ये इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो सुख में आपके परिवार में जो विवाह के बाद जो आपका परिवार की शुरुआत होगी तो उसमें आपको काफी शांति देखने को मिलेगी। एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कत आपको पहले से आ रही है, तो अगर आप पहले से विवाहित हो चुके हैं तो उसमें आपको कह सकते हैं कि मई के बाद थोड़ा आपको राहत देखने को मिलेगी। पर कुल मिला के अगर मई के बाद अगर आप विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा जो शनि की अगर हम समझे तो शनि आपके जो है दशम भाव में आ जाएंगे, तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव जो है जो माहौल बनेगा वो मई के बाद ही बनेगा। अच्छा, दूसरी जो राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि का हम बात करें तो बृहस्पति आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जिनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, पंचमेश भी है साथ में। तो प्रेम विवाह की भी अगर आप प्रयास करेंगे तो वो भी आपको मई के बाद
बाद अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपके सप्तमेश है, वो जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, राहु आपके जो है सप्तम भाव में चले जाएंगे, केतु आपके लगन में आ जाएंगे। थोड़ा सा ये आपके लिए प्रबल संभावना देखी जा सकती है कि कहीं आप अपने प्रेम विवाह के लिए थोड़ा संघर्ष की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, परिवार के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ, जो भी आपके जिनके साथ भी आपके संबंध हैं या जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, पार्टनर है, या आप जिन जो पार्टी पक्ष है जो उनके उनके फैमिली की तरफ से भी कुछ कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ आसान आपके लिए बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनेगी मई के बाद की स्थिति। और अगर पहले की भी अगर आप प्लानिंग करें तो उसमें थोड़ा सा आपको परिवार से कुछ सहयोग की कमी देखी जा सकती है। परिवार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट की कमी देखी जा सकती है, एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है विवाह के लिए, विवाह की बातचीत के लिए भी। तो जो कि कह सकते हैं कि मई के बाद थोड़ा कम होती नजर आ रही है, पर क्योंकि केतु फिर आपके लगन में और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने आप में एक प्रकार से नियंत्रण बना के चलना होगा। तो ये स्थिति आपके लिए कह सकते हैं कि ठीक बन रही है, पहले से तो बेटर रहेगी पर इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ, जितनी स्ट्रांग मिथुन राशि वालों की बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें राशि जिसमें धनु राशि आती है, तो धनु राशि की हम बात करें तो देखिए राहु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके दशम भाव में कर रहे हैं, जो लग्नेश बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके तृतीय भाव में। लग्नेश के छठे भाव में गोचर करना आपके लिए ठीक नहीं है। आप जैसे ही मई के बाद लग्नेश आपके बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि विवाह की चर्चा में गति आ रही है, या कुछ नई भी प्रपोजल मिल रहे तो आपको एक प्रपोजल मिल सकता है। शनि आपके चतुर्भाव में आएंगे, राहु आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, तो एक प्रकार के एक साहस आपके भीतर देखने को मिलेगा। अब तक जो चीजें आप आगे के लिए टाल रहे हैं तो उसमें भी आप सतर्क रहेंगे। एक कुछ अवसर आपको मिल सकते हैं जिससे आप प्राप्त करना चाहें और जिसको आप लेना चाहें, तो ये भी एक आपके अंदर एक एक्टिवनेस, एक एनर्जी आपके भीतर देखी जा सकती है। जो अब तक आप आगे के लिए टाल रहे थे उसको भी आप समझते नजर आ रहे हैं, यानी आप अपने आप को खुद को रेडी महसूस करेंगे, जो अब तक आप अपने आप को रेडी महसूस नहीं कर रहे थे। तो मई के बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। तो आपको अपने जो है लग्नेश का जो है उसका उपाय करना चाहिए, हो सके तो सप्तमेश बुध का भी आप उपाय करें, तो जो भी कुछ भी कमी है वो भी दूर होती जाएगी, आप ये देखेंगे। अच्छा, जो अन्य ग्रह उसमें है आपके कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि की जो मई की बात की अगर हम समझे तो शनि आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, राहु आपके जो है लगन में आ जाएंगे, केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो केतु थोड़ा सा आपके विवाह में बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति आपके हालांकि पंचम भाव में आएंगे, तो अगर आप विवाह के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर के परिवार की तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राहें और जो कह सकते हैं कि रास्ता आपके लिए आसान नहीं होगा। केतु कहीं ना कहीं विवाह संपन्न कराने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, आपको करना पड़ सकता है, ये दिक्कतें उत्पन्न कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से केतु की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो फिर तो आपके लिए काफी कठिन रहने वाला है। तो इसके लिए केतु को आपको शांत करने का उपाय करना चाहिए, जो आप गली कुत्ते को भोजन कर खिला सकते हैं, गणपति जी का जाप कर सकते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं। और राहु केतु का अगर आप उपाय करना चाहें तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं नित्य, आप इसका एक पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, तो ये भी आप करें तो ये भी आपको काफी राहत देगा। तो कुल मिला के अगर हम समझे तो मई के बाद की स्थिति जो है वो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है। हालांकि आपको बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ विचार में परिवर्तन आपके आएगा, पर वही बात है कि जो सामने वाले प्रतिपक्ष है उनके कारण कुछ आपको विघ्न या बाधा उत्पन्न होती देखने को मिल सकता है। तो काफी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, पर क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली लगातार प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर हम जैसे बात करें कि तुला राशि का जो कम से कम हम समझ रहे थे कि काफी कमजोर जो है बन रहा है, तो तुला राशि की इसलिए भी हम बात करें क्योंकि केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, जिनकी दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है। देखिए, जब भी केतु का संबंध द्वादश भाव से होता है, द्वादश भाव में केतु जब भी गोचर करते हैं उनकी दृष्टि चतुर्भाव में पड़ती है, जो चौथा घर है आपके सुख का स्थान है, इमीडिएट फैमिली का स्थान है, तो वहां पे वो हलचल उत्पन्न कर देता है। द्वादश भाव आपके नुकसान का घर है, तो वहां पे बैठ के दृष्टि पड़ना तो कहीं ना कहीं इसके सुख को हनन करता है। अच्छा, अब केतु जो है पहले भी अगर बात करें मई के, तो भी स्थिति सही नहीं है। राहु आपके छठे भाव में है और शनि आपके पंचम भाव में, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में। अच्छा, बात की स्थिति को यदि हम समझे तो देखिए, बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे, केतु आपके एकादश भाव में, राहु आपके पंचम भाव में और शनि जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति भी थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है। केतु आपके एकादश भाव में आएंगे, राहु कहीं ना कहीं आपके विचारों में अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। विवाह के लिए आप स्वयं को रेडी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रेडी महसूस करेंगे तो सामने वाले पक्ष की तरफ से कोई ना कोई आनाकानी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं विश्वास में, आपके फेथ में, आपकी ट्रस्ट में एक प्रकार से कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल सकती है। संबंध से मन उच्चाट हो सकता है। अपने
अपने आसपास के लोगों के कारण भी कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपके खुद के परिवार के कारण। तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। मई के बाद की स्थिति थोड़ा सा आपके लिए बेहतर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। पर वही बात है कि बृहस्पति जितने भी आपकी मैंने अभी राशि बताई है, बृहस्पति मई के बाद जो है राहु के प्रभाव में रहेंगे और राहु बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे, गुरु चंडाल योग बनेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो योग है वो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद भी कहीं ना कुछ दिक्कत परिवार को लेकर, आपसी एडजस्टमेंट को लेकर देखी जा सकती है। तो बहुत ही धैर्य से आपको काम लेना है। एडजस्टमेंट करने के लिए एक दूसरे को सहयोग करके चले, धैर्य से काम ले, आप एक दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करें, अलाइनमेंट में रहे, बैलेंस बनाने का प्रयास करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। जल्दबाजी में निर्णय लिया गया आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये कुल मिला के योग जो बनने जा रहा है 2025 में इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो वही बात है, उपाय आपको जरूर करना है, बृहस्पति का उपाय करना है, शनि का भी आप उपाय कर सकते हैं और अपने सप्तमेश का, 3 उपाय आपको जरूर करने हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। थोड़ा संघर्ष की स्थिति जरूर बन रही है तो आप अपनी हिम्मत बिल्कुल भी ना खोए। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।